इनकम प्रॉपर्टी छिपा लेती है, अदालत के सामने नहीं रखती है। तो ये आपको कैसे मंगाने हैं, अदालत के सामने कैसे रखवाने हैं, ये जो मैं बता रहा हूं ना आपको 8 पॉइंट, इन्हीं के आधार पर आपको एविडेंस मांगने हैं और इन्हीं के आधार पर आपको एविडेंस कलेक्ट करके अदालत के खिलाफ में भरण पोषण का आदेश पारित हो मुंह पर बोला जाता है कि आपकी पत्नी है, आपको भरण पोषण देना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, आप भागते रहते हैं, आप परेशान होते रहते हैं, वकीलों से सलाह मशवरा लेते रहते हैं, लेकिन ना तो आप अपनी फाइल देखते हैं और ना फाइल की ऑर्डर शीट देखते हैं और ना आदेश। आपने आज तक, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने आज दिन तक वो पॉइंट्स नहीं देखे होंगे जो जरूरी थे, जो उस आदेश को रद्द करा सकते हैं और आपको मेंटेनेंस से बरी होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मेंटेनेंस के लिए आप शादी की है या सिर्फ पत्नी होने से ही आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनके वजह से मेंटेनेंस कभी कभी डिनाई कर दिया जाता है। अगर आपकी पत्नी धोखे से कोर्ट में मुकदमा फाइल कर रही है, झूठे एफिडेविट दे रही है, आपका डिजर्शन कर रही है, एडल्ट्री में है, जुडिशियल सेपरेशन में है, बिना किसी कारण आपका परित्याग कर रही है, तो मेंटेनेंस की पात्र नहीं हो सकती। लेकिन ये तथ्य जो है ना वो आपको साबित करने पड़ेंगे। सिर्फ ये कह देने मात्र से सफिशिएंट नहीं हो जाता कि आप अपना जवाब लगाया और जवाब में लिख दिया कि साहब मेरी पत्नी बिना किसी कारण के परित्याग कर रही है, हमारा डिजर्शन कर रही है और जानबूझ के नहीं आ रही। पिछले वीडियो में बताया था कि अगर डिजर्शन वाली बात आती है और आपकी पत्नी ये कहती है कि मुझे जानबूझकर घर से बाहर निकाल दिया गया, मेरी कोई सुध-बुध नहीं ली गई, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको ये एविडेंस कलेक्ट करना है और ये शो करना है कि मेरी पत्नी जो है ना अकारण यहां से गई हुई है, मारपीट नहीं हुई है, कोई दहेज की मांग नहीं हुई है। इसका प्रार्थना पत्र कैसे आपको देना है, इसकी लीगल नोटिस कैसे तैयार करनी है, अपने हाथ से प्रार्थना पत्र कैसे देना है, इसके संबंध में मैंने बताया था कि अगर आपको आवश्यकता है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, देखिए भाई, मेरी स्थिति पहले जैसी नहीं है। टाइफाइड का मैं पेशेंट हूं, ब्लड शुगर का मैं पेशेंट हूं, दांतों में समस्या है, चलने फिरने में समस्या उत्पन्न होने लगी है। इन सारी चीजों के लिए हमें आप लोगों से आर्थिक मदद की भी जरूरत है। और वो कैसे हो सकती है, जब हम आप लोगों के लिए सोचेंगे। क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं कोई भी केस लड़ सकता था किसी भी तरीके का, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ पुरुषों के, पतियों के मुकदमे लड़ता हूं। सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने ये वकालत की है। मैं किसी महिला का केस नहीं लड़ता, किसी अन्य केस नहीं लड़ता, मैं सिर्फ और सिर्फ पतियों का डिफेंस करता हूं। और ऐसे में अगर आप ये कहेंगे कि हमारे पास आपके लिए मदद नहीं है, तो कहीं ना कहीं 2013 से लेके अभी तक बहुत लोगों के लिए मैंने काम किया है, बहुत लोगों की मैंने मदद की है, काफी लोग मेरे घर पर आए हैं और हमसे जो संभव हो पाया है मैंने उनको बचाने का प्रयास किया है। तीसरा, आज जब वकालत के पेशे में हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोचता हूं कि किसी भी तरीके से आपको इन विपदाओं से बचाया जाए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है आपको समस्या होगी तो आपके परिवार वालों को जरूर समस्या होगी। और कोई परिवार वाला नहीं चाहता कि मेरा बेटा, मेरा सगा संबंधी इन सारे मुकदमों में फंसकर अपना जीवन, मैं जानता हूं कि जब ये मुकदमे लगते हैं तो एक पीक टाइम होता है हमारे पास एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए। उसी टाइम पे हमें अपने आप को संभालना होता है, लेकिन हमें चार चार मुकदमों का बोझ जब हमारे ऊपर डाल दिया जाता है तब ये सारी चीजें हमारी बहुत दूर चली जाती है। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी ये महसूस किया, इसलिए भावनात्मक तौर पर आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। लाखों बीमारियां लग जाए, पूरा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन मैंने जो उद्देश्य से वकालत की है, आप लोगों के सहयोग, आप लोगों ने मेरे उस दौर में भी बहुत सपोर्ट किया था जब मैं एक एक पैसे को मोहताज था, और उसी पैसे से मैंने वकालत स्टार्ट की। तो मैंने इसको उद्देश्य बना लिया कि मैं सिर्फ पतियों के लिए लड़ूंगा। ये बात अलग है, हारना जीतना अलग बात है, हम हारेंगे या जीतेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन ईमानदारी से पतियों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, खास तौर से इन मुकदमों में मेहनत करते रहेंगे। इसीलिए हमने देखा, स्टडी किया, बहुत सारे आदेश देखे। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूं कि वसूली कैसे होनी चाहिए,
पुलिस कब आ सकती है, गिरफ्तारी कब होगी, कितना मेंटेनेंस होगा। अगर आप मेरे चैनल पर अगर हर वीडियो को स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। दूसरी बात, हमने देखा कि बहुत सारे जो आदेश हैं उनका अध्ययन किया, अदालतों के भिन्न भिन्न अदालतें उनके आदेशों का अध्ययन किया। मैंने कहा कि अदालत मेंटेनेंस का आदेश तो पारित कर रही है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इनको जस्टिफाई नहीं कर रही है, ये बता ही नहीं रही है कि आखिर में मेंटेनेंस देना क्यों जरूरी है। पति की एविडेंस नहीं ले रही है, पत्नी के एविडेंस नहीं ले रही, केवल शादी का कार्ड देखते हुए आपके खिलाफ में एक पत्नी मानते हुए सिर्फ इस आधार पर कि हाँ फलाना आपकी पत्नी है, आपने जवाब लगा दिया कि हाँ ये हमारी पत्नी है, बस इसी पे मेंटेनेंस बांध दिया। एक साक्ष्य एफिडेविट ले लिया, हो गया सफिशियंट, बंध गया मेंटेनेंस। आप जिंदगी भर चक्कर काटते रहिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मेंटेनेंस बढ़ेगा। लेकिन कोई ये देखने वाला नहीं है कि आपकी क्या स्थिति है। इसलिए बहुत जरूरी है, जब आपको कोई देखने वाला नहीं है कि आपकी क्या स्थिति है, तो आपको भी देखना है कि जो अदालत का आदेश हमारे पीछे पड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, उसमें क्या क्या खामियां हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीजें देखनी है। मैंने 8 पॉइंट मैंने बताए, जिनका स्पष्टीकरण मैं अपने वीडियो में बनाऊंगा, दूंगा कि आपको कौन कौन से ऐसे साक्ष्य जो हैं वो अदालत के सामने रखने हैं और कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो आपको कलेक्ट करके रखने हैं। तो सबसे पहले ये था कि आपकी वैवाहिक स्थिति है उसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए। केवल ये कह देने मात्र से कि फलानी हमारी पत्नी है, फलाना हमारा पति है, तो यहां पर मैंने एक बहुत पुराना वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 के तहत में सप्तपदी होना बहुत जरूरी है। यह सिद्ध होना बहुत जरूरी है कि पत्नी है या नहीं है। अगर हम लीगल बात कर रहे हैं और कानून के दायरे में है तो चीजें कानून के दायरे में ही चलनी चाहिए। यह फर्क नहीं पड़ता कि हमें उससे नुकसान होगा या फायदा होगा, लेकिन अपनी बात आप अदालत में इसी तरीके से रख सकते हैं। दूसरा, भरण पोषण करने में सक्षम है या नहीं है। तीसरा, पति के पास पर्याप्त साधन है या नहीं है। चौथा, क्या पति ने अपनी पत्नी को रखने से इनकार कर दिया है या मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया है। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे यह कहा था कि भाई जब भी आपकी पत्नी जाए तो आपको किस तरीके से उसके पास में एक पत्र भेजना है। उसके बावजूद भी अगर इनकार करती है फिर आपको और आगे लीगल मूव लेना है, ताकि कि वो कल अदालत में जाके जब 125 सीआरपीसी का केस फाइल करे तो ये ना कह सके कि साहब हमें जानबूझकर ये मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, जानबूझकर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। तो तभी आपका एविडेंस जो है ना आपके काम आएगा। पत्नी के अलग रहने के पर्याप्त कारण ये आपको उसी पत्र के अनुसार जस्टिफाई करना है और उससे बहुत सारी चीजें साबित हो जाती हैं। सबसे पहले आपका डाइवोर्स का एक ग्राउंड क्रिएट हो जाता है। दूसरा, मेंटेनेंस में एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है जो कि उसकी इसी लाइन को डिनाई करता है और इसी लाइन के आधार पर मेंटेनेंस तय कर देती हैं अदालतें कभी कभी। तीसरा, कि जो वो आरोप लगा रही है, पुलिस थाने में एफआईआर वगैरह दर्ज कराने की सोच रही है, वो लेटर उस टाइम पे आपका काम आएगा। आपकी पत्नी के नाम संपत्ति है या नहीं है। आपने आमतौर पर देखा होगा कि वो अपनी बैंक डिटेल्स, एसेट्स, इनकम, प्रॉपर्टी छिपा लेती है, अदालत के सामने नहीं रखती है। तो ये आपको कैसे मंगाने हैं, अदालत के सामने कैसे रखवाने हैं, ये बता रहा हूं ना आपको 8 पॉइंट। इन्हीं के आधार पर आपको एविडेंस मांगने हैं और इन्हीं के आधार पर आपको एविडेंस कलेक्ट करके अदालत में देने हैं। अगर आपकी पत्नी इनके मुताबिक एविडेंस नहीं देती है अदालत में और गलत तरीके से अदालत को गुमराह कर रही है, तो उसके खिलाफ में आप कैसे एप्लीकेशन देंगे ये हम आपको व्हाट्सएप पे बताएंगे। क्योंकि अगर मैं यहां खुल के बताऊंगा तो आपकी पत्नी आपके खिलाफ में ये चीज यूज कर सकती है। मेंटेनेंस कितना हकदार है, आपने देखा होगा कि मेंटेनेंस ही हकदार बताया गया, कितना मेंटेनेंस इसको मिलना चाहिए।
आमतौर पर जब ये केस फाइल करती हैं तभी उसमें मेंशन कर देती हैं कि साहब मुझे बीमारी का चाहिए, साहब बच्चे की पढ़ाई का चाहिए, यानी फ्यूचर का जिसका इनको पता नहीं है उस मेंटेनेंस को भी मांग लेती हैं जो बीमारी का बता देती है। यानी कि हमें आज हम मुकदमा लगा रहे हैं, हमें पता है कि साहब हम बीमार पड़ेंगे इसलिए हमें मेंटेनेंस दिला दिया जाए, कल पता नहीं कौन सी बीमारी हमें हो रही है ये हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ मेडिकल रिकॉर्ड्स भी होने बहुत जरूरी है अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो। और मेडिकल रिकॉर्ड्स कैसे होने चाहिए इसके संबंध में भी हम बात करेंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें जानबूझकर यहां पर छुपानी पड़ती हैं, इसलिए मेरे भाई क्योंकि आप ऑलरेडी परेशान हैं और आपकी कमियों को अगर आपकी पत्नी ने अगर समझ लिया और अदालत के सामने रख दिया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि आप लोग डायरेक्ट संपर्क करें, व्हाट्सएप पे संपर्क करें, थोड़ा आपकी भी मदद हो जाएगी, हमारी मदद हो जाएगी और तीसरी चीज आपकी पत्नी जो है ना आपकी कमियां नहीं पकड़ पाएगी। कभी कभार क्या होता है कि आपकी पत्नी जो है ना मेंटेनेंस को छुपा लेती है। 2-4 मामलों में मैंने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस में भी हो गया आदेश और सीआरपीसी 125 में भी आदेश हो गया और बढ़वाने के लिए या रिवीजन करने के लिए अपील के लिए ऊपर चली गई। जिसमें ज्यादा पैसा होता है उसको छोड़ देते हैं, जिसमें कम होता है उसको अपील रिवीजन बढ़ाने के लिए मॉडिफिकेशन कराने के लिए चले जाते हैं, लाते हैं। कभी कभार अदालत क्या करती है दोनों मेंटेनेंस को मर्ज कर देती है। तो हम आपको इसमें अगले वीडियो में बताएंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसमें सेटअप शब्द का यूज किया गया है, उसमें ये नहीं है कि आप दोनों मेंटेनेंस जोड़ दो। यानी कि एक अदालत में आपकी कैपेबिलिटी चेक करी जा रही है कि आप कितने कमाते हो या कितनी कमाने की आपकी क्षमता एक मेंटेनेंस माना जाए। दूसरी अदालत वही क्षमता देखती है कि आपकी कैपेबिलिटी। तो एक अदालत ने बांध दिया 5,000 रुपए प्रति महीना तो दूसरी अदालत ने बांध दिया 3,000 रुपए प्रति महीना। तो यानी ये जो दोनों अदालतें जो है ना आपस में कॉन्साइड कर गई, कौन सी अदालत किसको पति को कितना सक्षम मांग रही है ये एक विवाद पैदा कर देती है। इसलिए आपको सतर्क रहना है, समझदारी से काम लेना है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और किसी भी तरीके की अगर समस्या हो रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेके आप संपर्क कर सकते हैं। आगरा दीवानी कचहरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट आगरा में मैं प्रैक्टिस करता हूं। आप लोग हमसे मिल सकते हैं, टाइम लेके मिल सकते हैं। दूसरा देखिए भाई मेरी ऐसी स्थिति नहीं है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मैं सबके लिए फ्री काम कर पाऊं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। आप 2 घंटे बैठेंगे, 4 घंटे बैठेंगे, 10 घंटे बैठेंगे, 12 घंटे बैठेंगे, मैं आपको सुनता हूं और समझने का प्रयास करता हूं कि आखिर में आपके पास ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि बचाया जा सके आपको। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों तक ये जानकारियां पहुंचे। मेंटेनेंस के केस में हमेशा पति को ही एक अलग नजरिए से देखा जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि सिक्के का एक पहलू आपको पकड़ना है या सिक्के का दोनों पहलू पकड़ने हैं और आपको किस तरीके से अपने इस आदेश को जो आपके खिलाफ आदेश किया गया है किस तरीके से आपको इस आदेश को बुनाना है, किस तरीके से इस आदेश के मुताबिक आपको अपनी अदालतों में बात रखनी है। शुरू से ही गलती कर देते हैं। भैया हमारे पास नोटिस आया, हमने सलाह ले ली किसी से। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केस लड़ रहे हैं वो भी वकील बन गए। आधी सलाह तो वही लोग दे देते हैं। कई मामलों में ऐसा हुआ गलत सलाह कभी कभार खतरनाक भी हो जाती है। तो इन सारी चीजों से भी बचना है। सबसे पहले आपके पास अगर नोटिस सम्मन कोई भी आता है तो आपको वो सम्मान पूर्वक रिसीव करना चाहिए और कोर्ट की फाइल में ऑर्डर शीट देखना चाहिए। अगर आपकी पत्नी ने गलत दावा पेश किया है तो बीएनएस के सेक्शन के तहत में, आईपीसी के सेक्शन के तहत में एक क्राइम भी बन जाता है और एक चैलेंज करने का यानी रिवीजन करने का या अपील करने का एक आधार बन जाता है। बाकी का आप लोग कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है और वीडियो कैसा लगा और बाकी जो हमने 8 पॉइंट इशूज में बताए हैं इनको किस तरीके से स्पष्ट करना चाहिए अदालतों को अपने आदेश में,
इसके संबंध में हम अगला वीडियो तब बनाएंगे जब आप हमारा चैनल ज्वाइन करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम भी आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 10 घंटे आपको बैठ के समझाएंगे, लेकिन आपको और आपके परिवार को बचाने का प्रयास करेंगे। ये मेरी जिंदगी का मकसद भी है और ये मेरा काम भी है, मेरा फर्ज भी है। इसलिए आप लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। धन्यवाद।